तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज मैं एक नई मानवा की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है द कोल्ड ब्लडेड वॉरियर। तो इस मानवा की शुरुआत होती है कि यहाँ पे एक वॉर का सीन सा चल रहा है और तभी एक आवाज़ आती है कि एक आदमी, एक सिंपल सा आदमी, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, कि मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम यहाँ तक आ पाए हो। और ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था सातवां डीमन किंग। इसका नाम होता है डीमन लॉर्ड फारजा। और वो बोलता है इलेक्ट्रो स्टील, तुम्हें मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम यहाँ तक आए हो। वो और वो सामने वाला प्लेयर बोलता है चुप हो जा, तुम्हारे एरा का अंत आ गया है आज, और वो मैं करूँगा। इसका नाम होता है हान जीवू। इलेक्ट्रो स्टील इसका इन गेम नेम होता है और ये टेक्निक यूज़ करता है इम्पीरियल स्वॉर्ड 12th फॉर्म। और वो यूज़ कर ही रहा होता है कि अचानक से उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गए हो। और इतने में डीमन लॉर्ड बोलता है ये तुम फ्लॉस से भरे हुए हो। और वो बोलता है रुको रुको रुको, पर इतने में डीमन लॉर्ड उसके 2 टुकड़े कर देता है, बिल्कुल उससे 20 से काट देता है। और उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम ये क्वेस्ट पूरी करने में फेल हो गए हो। और फिर हम सीन देखते हैं कि वहाँ पे एक आवाज़ आती है, जीहू तू अभी भी गेम खेल रहा है, जल्दी से उठ। और एक दूसरा आदमी उसे बोलता है इसे आराम से उठाओ। पर इतने में दूसरा बंदा बोलता है मैंने गलती से केबल निकाल दी। फिर वो जीहो होता है, वो गेम से बाहर आ जाता है और वो उठता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है तो तू ही है वो जिसने मेरी इंटरनेट केबल बाहर निकाली। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और वो उसको मारते हुए बोलता है मैंने बस ये क्वेस्ट थी गेम की, वो क्लियर कर ही रही थी, पर तुम्हारी वजह से और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो बंदा है इसका नाम हान जीहू है। ये तुम्हें गेम एडिक्ट लग सकता है, पर ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर था अपने टाइम में। ये स्टडीज़ वगैरह में भी अच्छा था और ये इसको मनी गॉब्लिन कहते थे, जो एक बढ़िया सी ज़िंदगी जीता था। पर एक दिन इसे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक जो ये ज़िंदगी जी रहा है वो सही भी है। और तभी एक सुपर एआई गेम थी, मास्टरपीस गेम थी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी करके रिलीज़ हुई थी। और उस गेम ने ना इसकी ज़िंदगी बदल दी। ये एक सिंगल आरपीजी जाइंट ओपन वर्ल्ड गेम है। जीवू जिसने आज तक एक पिक्चर बुक भी नहीं पढ़ी थी, उसके लिए तो एक तरह से ये मैजिकल वर्ल्ड था जहाँ पे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स थे, सुंदर सुंदर, और जिसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इस गेम ने इस बंदे की लाइफ बदल के रख दी। जो बंदा सिर्फ पैसे के लिए जीता था उसने पैसा उधार लिया और उसने 1 बिलियन वॉन लिया, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वो कोई इसे पागल भी कह सकता है, पर उसके लिए तो ये एक गेम चेंजिंग मूवमेंट था। जीहू ये सोच ही रहा होता है कि इतने में एक वो जो बंदों को मारा था उनमें से एक की आवाज़ आती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि जबकि मैं वो हूँ जिसने तुम पे मनी इन्वेस्ट करी ताकि तुम गेम खेल सको। जीहू बोलता है अच्छा मैंने तुम्हारे लिए बहुत बार कवर कर लिया, चाहे वो तुम्हारे वाइफ के पीछे से गोल्फ खेलना हो, कंपनी के पीछे 2 जॉब करना हो और यूट्यूबर्स की मदद करना हो 10 साल के लिए। तो इतने में दूसरा बंदा चिल्ला के बोलता है कि तुमने हमसे 1 बिलियन वॉन लिया है, वो भी एक गेम के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे चिल्लाने की। जीवू उसे घूर के देखता है और वो डर जाता है, उसकी फटती है। इतने में दूसरे बंदे की आवाज़ आती है कि जियो तुम हमारे लिए वापस से काम करो, तुम्हारी जो भी ये पैसों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जियो उसे मना कर देता है। वो सोचता है कि अभी तक मैंने ये गेम ख़त्म नहीं करी, जो इसकी ट्रू एंडिंग है अभी तक मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं। इसकी ट्रू एंडिंग तक पहुंच के मैं इस वर्ल्ड को रीपे कर पाऊंगा जो इसने मुझे दिया है। और फिर जियो उन सबको बोलता है अभी वर्क डे, अभी मेरा वर्क डे ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से जाओ। और वो बोलते हैं इसका इंटरेस्ट, वो बोलते हैं बाद में, और वो सबको घर से बाहर निकाल देता है। फिर जीहू गेम के अंदर वापस से लॉग इन करता है और उसको वो देखता है कि उस पर डेथ पेनल्टी लगी हुई है 24 आवर्स की। और फिर जीहू सोचता है यार अब मैं पैसा कैसे कमाऊँ। तभी इतने में उसे आवाज़ आती है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ के लिए मदद चाहिए। तो वो पलट के देखता है तो वहाँ पे एक नया करेक्टर अपीयर होता है। वो पूछता है तुम क्यों कौन हो। तो वो बोलती है मेरा नाम एक्विला है और मैं गेम मास्टर हूँ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी की। वो हंसते हुए कहता है एक बच्चा तुम्हारे जैसा। वो कहती है कि एक बुक को उसके कवर से बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। वो हंसता है जीवू और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे कुछ भी बिलीव कर लूँगा, क्योंकि तुम अचानक से सामने आ गई। तो वो चुटकी बजाती है और अचानक से टाइम रुक जाता है। और वो देख के ये हैरान हो जाता है। वो बोलती है ये कोई स्किल नहीं है, मैंने सिर्फ सर्वर को स्लो करा है, क्या तुम अब मेरे पे विश्वास करते हो। वो बोलती है बाकी सब छोड़ो, मैं यहाँ पे एक नई इवेंट के लिए आई हूँ 7th एनिवर्सरी के लिए, क्या तुम इसका सुनना चाहोगे। वो पूछता इवेंट। वो तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है ए न्यू वर्ल्ड हैज़ बीन ओपन्ड। और वो बोलती है प्लीज़ तुम पहले बंदे बनो जो ये गेम को क्लियर करे, और वो भी एक नए कैरेक्टर के साथ। और वो बोलता है कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी वो बोलती है इसका रिवॉर्ड होगा 25 बिलियन।
वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है उसको चिढ़ाने के लिए, क्या तुम डर गए? तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात बोलता है, मैं डरूंगा। वो बोलती है कि क्या तुम इस गेम की एंडिंग नहीं जानना चाहते? क्या पता इस गेम की सच में एक बढ़िया सी ट्रू एंडिंग हो। और फिर वो इसे एक क्यूब सा लाती है अपने हाथ में, और वो बोलती है ये क्लू है इस एंडिंग तक पहुंचने के लिए। तो वो उसको छूने ही वाला होता है, और वो बोलता है रुको। और वो बोलती है कि अगर तुमने इसे अभी ट्राई दिया तो तुम्हें एक फ्री गिफ्ट मिलेगा 10,100,000। वो बोलता है रिडिकुलस, क्योंकि उसके अकाउंट में ना 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं। और वो ये देख के हैरान हो जाता है, और वो कहती है ये तुम्हें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे वीआईपी हो। और वो बोलता है कि मैं ये गेम ज़रूर ट्राई करूँगा, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसे इवेंट को मना करूँ। और फिर वो बोलती है मेरे को उम्मीद थी तुम ये ऐसा ही कहोगे, आखिरकार तुम टॉप प्लेयर हो, तो मैं तुम्हें अभी के अभी भेजती हूँ। और फिर वो थोड़े से मंतर वंतर पढ़ती है, और सामने उसके एक गेट अपीयर हो जाता है। एक्विला उसे कहती है कि वो दरवाज़ा तुम्हें न्यू वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा। तो फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है, और वो जैसे ही क्रॉस करने वाला होता है ना, एक्विला उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर इस इवेंट पे मर गया ना तो तुम असलियत में भी मर जाओगे। वो कुछ कर पाता है इससे पहले वो गेट से नीचे गिर जाता है, और वो बड़ी ज़ोर से गिरता है। वो बोलता है यार ये गेम है, मेरे को इतना दर्द किस लिए हो रहा है, क्या वो सीरियस थी? और वो चिल्लाता है एक्वा यू बेच। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है, और वो बिल्कुल सूख गया होता है, और वो सोचता है वो एक्विला वो बास्टर्ड मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है जिसमें उसको वो दिखता है कि वो डिहाइड्रेटेड है। और वो बोलता है मेरे को एक वीआईपी को ऐसा कैरेक्टर दिया गया जिसकी मैक्स एचपी सिर्फ 20 है। अगर मैं आधा दिन भी चला और मैं इतना डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ, मैं इस कैरेक्टर के साथ हैप्पी एंडिंग कैसे मिलेगी मेरे को? और तभी उसको पानी की आवाज़ आती है, और फिर वो उधर जाता है भागते हुए, और वहाँ पे वो पानी को देख के बोलता है अच्छा है कि यार ये गेम रियल है, अब मैं ज़िंदा रह सकता हूँ कम से कम। भाड़ में जाए वो एक्विला। और फिर वो पानी पीने लगता है और इसकी एचपी बढ़ने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है, वो देखता है वहाँ पे एक लड़की नहा रही होती है। उसको देख के वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, और वो बोलता है होली मोली ये क्या है इस दुनिया में। और वो उसको ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी उसको एक पॉपअप शो होता है प्लीज़ पे फॉर द डीएलसी। वो बोलता है मैं वीआईपी हूँ, मैं पे करूँ एक डीएलसी के लिए? मैंने सोचा था ये गेम का कंप्लीट एडिशन मैंने ले लिया। और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो 4 विचेस खड़ी होती हैं, और वो बोलती हैं कि तुमने जो अभी देखा उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो बोलता है कितना? और फिर अगले सीन में देखते हैं उसे बांध के एक केव के अंदर थ्रो कर दिया जाता है, और उसे वो विच बोलती है कि एक जगह बैठे रहो तू हवस के पुजारी बच्चे, और एक जगह बैठा रहे, अगर तू चुपचाप रहेगा तो हम सोचेंगे तेरे साथ अच्छा बिहेव करा जाए। वहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है, और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? पर एमसी उसकी बात को ध्यान दिए बिना उनसे बोलता है आखिरकार मेरे को बताओ तो कितना लोगे? वो हंसने लग जाती है। तो वो जो उसके साथ बंदा बैठा होता है वो बोलते तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलता है शर्मा के कि कुछ नहीं। और फिर वो सामने वाला बंदा बताता है कि मेरा नाम रूड है और मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ। एमसी उसे बताता है मेरा नाम वेलरस्टेड वेलर है, और उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? वो बताता है मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं अपने शिकार के पीछे पीछे भाग रहा था और मैं गलती से इन विच के फॉरेस्ट में आ गया। और वो एमसी से पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? एमसी शर्माते हुए अपनी बात छुपाते हुए बोलता है वो तुम्हारे जैसा ही कोई स्टोरी है, मेरी भी सेम। फिर एमसी कहता है जो भी हो ऐसी सिचुएशन से निकलना मेरी स्पेशलिटी है, और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जानता हूँ। फिर एमसी मनी मन सोचता है कि मैं जानता इसलिए हूँ क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने लिखा था कि इन विचेस को कैसे हराया जाए, और इसको लिखने में मेरे को बिल्कुल 3 दिन लगे थे। ये 5 विचेस ऑफ हेवल हैं, और ये गेम की अर्ली बॉसेज हैं जिनसे हर प्लेयर को गुजरना पड़ता है, और इनसे 1000 प्लेयर थे जो इनसे मर गए थे, इसलिए ये बहुत इनफेमस है उस वजह से। और पर एमसी के मन में तो पहले से ही प्लान होता है, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हुए उन विचेस में लड़ाई कराने के लिए बोलता है कि लेडी फ्यूगल तुम अभी तक ज़िंदा हो? और वो विचेस बोलती है क्या? फिर वो बोलता है कि मेरे को याद है कि जो लेडी हीजूजू है उसने साफ साफ कहा था कि वो तुम्हें मार देगी, और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है और पैसा है वो तुमसे हथिया लेगी। तो वो प्रोवोक हो जाती है, वो बोलती है किसने क्या कहा था? और वो बोलता है मैंने साफ साफ सुना था कि ये वो तुम्हारे सारे एसेट्स वगैरह ले लेगी। फिर वो दूसरी विच से पूछती है क्या ये सच है? ओहो। वो बोलती है क्या तुम इस पे सच में विश्वास करती हो? और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो अगर तुम मेरे को थोड़ा दे भी दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? इतने में तीसरी विच बोल पड़ती है कि जूजू इसलिए तुम वो एसिड बॉम्ब बना रही थी।
और फिर चौथी विच भी बोल पड़ती है, जो भी है मेरे को भूख लगी है, खाना तैयार रखो। और इतने में पांचवी विच भी आ जाती है और वो बोलती है अगर तुम सब लड़ रहे हो तो मैं भी लड़ना चाहूँगी। तो इतने में फिर वो पांचों आपस में बहस करने लग जाते हैं। और फिर वो एमसी अपने मन ही मन सोचता है मैं इसीलिए इनको हराने में पहले भी सक्सेसफुल रहा था, कि कोई सोच सकता है कि ये बहुत ताकतवर है आपस में, पर इनको टीम वर्क जैसा कुछ नहीं आता। इतने में फिर वो मिस्टर रूड से बोलता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करनी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर वो रूड कहता है हाँ, पर एमसी बोलता है इससे पहले। और फिर वो जो विच जिस कारपेट पे खड़ी होती है ना, वो बड़ी ज़ोर से उस कारपेट को खींच देता है और वो सारी की सारी विच, वो जो एक खाना बन रहा होता है एक बड़े से बर्तन में, वो उबल सा रहा होता है, उसके अंदर जो भी सामान होता है और वो सारी उसके अंदर गिर जाती है। और फिर वो रूड को बोलता है कि एग्जिट उस तरफ है, उस तरफ भागो। और वो दोनों भागने लगते हैं और उस पर नोटिफिकेशन शो होने लगती है कि किस विच को कितना डैमेज हो रहा है उसके अंदर, और उसको एक्सपी वगैरह मिल रही होती है। वो भाग ही रहे होते हैं कि इतने में ना विच अपनी पावर यूज़ करके उसकी टांग पे एक सांप सा लपेट देती है। और वो बोलती है कि तू भी ज़िंदा नहीं जा पाएगा यहाँ से। वो सांप से अपने पैर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है और बड़ा स्ट्रगल वगैरह कर रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि यार अभी इसका कैरेक्टर काफ़ी वीक है। और फिर वो जो रूड होता है ना, वो हंटर, वो उसकी मदद करता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस सांप को 2 टुकड़ों में काट देता है। और वो उससे पूछता है कि अगर तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ। और फिर वो पूछता है मिस्टर रूड क्या मैं तुम्हारी बो बोरो कर सकता हूँ? वो पूछता है क्या तुम बो के साथ बढ़िया हो? और वो उसे बो पकड़ा देता है और वो बोलता है हाँ थोड़ा सा मैं बढ़िया ही हूँ बो के साथ। और फिर वो बो को एम करता है, विच इज़ जहाँ पे गिरी होती है ना, वहाँ उसके ऊपर एक पॉट सा पड़ा होता है ग्रीन सा, वो उसकी तरफ एम करता है और उसको वो फोड़ देता है। फिर सारी विचेस नीचे हैरान होती हैं। वो पूछती है क्या है? एक विच बोलते हैं ये बढ़िया नहीं है। बाकी विच पूछती हैं ये है क्या? वो बोलते हैं ये एसिड बॉम्ब है। बाकी सारी विचेस हैरान हो जाती है और उनके ऊपर वो जो एसिड बॉम्ब होता है वो गिर जाता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है उस जगह। एमसी और रूड बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर आके एमसी के सिर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर गिरता है, जिस पे फिर नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी 1 HP चली गई है और तुम डिबरी से हिट हुए हो। और रूड पूछता है क्या हम डिड वी गेट देम? और वो बोलता है एमसी ऐसा मत बोलो यार। और फिर एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसने विचेस को हरा दिया। वो सारी विचेस के नाम वगैरह आने लगते हैं। एमसी का लेवल वगैरह अप हो जाता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये देख के वो खुश हो जाता है और रूड से एक थैली सी पकड़ाता है। वो बोलता है कि ये मैं तुम्हें एज ए गिफ्ट और अपना ग्रेटिट्यूड के शो पे देना चाह रहा हूँ। वो थैली होती है ड्रैगन फ्रूट्स और एमसी तुरंत उसे ले लेता है और खा लेता है, जिससे उसके स्टैट्स वगैरह और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर रूड उससे पूछता है क्या तुम मॉन्स्टर हंटिंग में इंटरेस्ट हो? क्या तुम मेरे साथ मॉन्स्टर हंटिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहोगे? एमसी कहता है अभी नहीं, अभी मेरे पास और भी काम है करने को। तो वो रूड बोलता है अच्छा तो तुम एक बिजी मैन हो। पर फिर एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो बोलता है यार ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे पास अभी कोई क्लास वगैरह भी नहीं है और ये जो इतना सारा एक्सपीरियंस अभी मेरे को मिला है वो कहाँ जाएगा? और वैसे भी 1 महीने के अंदर ये एक्सपीरियंस गायब भी हो जाएगा। तो रूड जाने ही वाला होता है। तो एमसी बोलता है कि 3 महीने, मेरे पास 3 महीने हैं, क्या काफ़ी होंगे? रूड बोलता है 3 महीने, 3 साल नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन शुरू होता है। वो एक फॉरेस्ट में होते हैं। तो रूड उसे बोलता है कि जाओ तुम फॉरेस्ट में जाओ और कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुमको ढूंढने के लिए आधे घंटे बाद आऊँगा। तो एमसी मनी मन सोचता है यार ये मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल जो भी है ये बढ़िया प्रोग्रेस करवा सकती है मेरे को। और मैंने वैसे भी ये फॉरेस्ट में मैं कितनी बार आ चुका हूँ, मैं इसकी जगह जगह से वाकिफ़ हूँ। मेरे को सारी डिटेल्स वगैरह, स्मॉलेस्ट डिटेल्स भी पता है इस फॉरेस्ट की, कि कहाँ पे कौन सा पेड़ है, कहाँ पे पॉइजन वगैरह है, कहाँ पे मॉन्स्टर्स वगैरह है। ये सब मेरे दिमाग में मतलब छप चुका है। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि रूड मेरे को आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। कि अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि रूड उसे पीकाबू करके ढूंढ लेता है और वो उसे बोलता है 50 पॉइंट्स और बढ़िया से छुपने का ट्राई करो, पर तुम्हारे पैशन को देखते हुए मैं तुम्हें 10 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट देता हूँ। तो एमसी पूछता है कैसे? रूड बोलता है तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुम जानना चाह रहे हो कि मैंने ये सब कैसे करा। और वो रूड हंसते हुए बोलता है वैसे भी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई नया स्टूडेंट लिया हो और उसे कुछ सिखाया हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। तो चलो तुम्हें सब सिखाया जाता है। और एमसी के सामने एक क्वेस्ट अपीयर हो जाती है हंटर स्टाइल। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और एमसी सारी स्किल्स एक्वायर कर लेता है, मॉन्स्टर हंटर, शूटिंग वगैरह की, इंटरमीडिएट स्पोर्ट्समैन वगैरह की। और फिर 3 महीने बाद का सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ टेंट वगैरह होता है और रूड बहुत
हैरानी से देख रहा होता है। वो बोलता है तुमने बड़ी जल्दी सारी स्किल्स माहिर वगैरह कर भी ली। तो एमसी बोलता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरे पे बिलीव नहीं करते, तो चलो मास्टर तुम इस बार तुम जाके छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। वो रूड बोलता है मेरे को तुम्हारी स्पिरिट बहुत बढ़िया लगी, पर मैं जाके छुपता हूँ, पर अगर तुम मेरे को 1 घंटे में ढूंढ नहीं पाए ना तो आज का डिनर तुम बनाओगे। तो रूड बोलता है ज़रूर मास्टर, अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं ही बनाऊँगा। और फिर एमसी एक क्रीपी सी स्माइल देता है। और फिर रूड जाके एक पहाड़ी पे चढ़ जाता है और वो सोचता है यार कि मेरे को बड़े दिनों बाद एक बढ़िया सा अप्रेंटिस वगैरह मिला है, और मैं उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, पर ये क्लिफ भी काफ़ी होगी। अगर मैं यहाँ 1 घंटे के लिए भी छुप जाऊँ वो मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि एमसीयू पीछे से उसकी लात पकड़ लेता है और बोलता है पीकाबू। और फिर ऐसे ही रूड फिर पेड़ के पीछे छुप जाता है, वहाँ भी एमसी ढूंढ लेता है। वो झाड़ी के पीछे छुप जाता है, वहाँ भी एमसी ढूंढ लेता है। तो आखिरकार वो एक हेल हाउंड की नेस्ट में चला जाता है। वो बोलता है अब तो ये मेरे को यहाँ बिल्कुल ही ढूंढ नहीं पाएगा, पर एमसी उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। और रूड सोचता है यार जिन स्किल्स को मेरे को अपनाने में 5 साल लग गए इसने 3 महीने में कर लिया, ये काफ़ी अच्छा टैलेंट है इसका। और फिर रूड उसे बोलता है कि तुमने सारी स्किल्स बहुत बढ़िया से मास्टर कर लिए हैं 3 महीने में ही। वो एमसी बोलता है यार मास्टर ये सब आपकी वजह से हुआ है। रूड बोलता है नहीं ये सिर्फ तुम मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारा खुद का टैलेंट है। रूड उससे पूछता है फिर अब तुम क्या करना चाहोगे। वो बोलता है सबसे पहले तो मैं पैसा कमाना चाहूँगा क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही शुरू होती है। तो रूड बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा एक फ्रेंड है जो मर्सनरी की तरह काम कर रहा है, क्या तुम मर्सनरी बनना चाहोगे। वो एमसी सोचता है यार ये तो बढ़िया प्रपोजल है, क्योंकि अर्ली गेम में मर्सनरी की इनकम अच्छी होती है और उनका टाइम वगैरह भी फ्लेक्सिबल वगैरह होता है। अगर मैं बहुत लकी हुआ तो मैं गार्डियन वगैरह से भी मिल पाऊँगा जो गेम का है। और फिर वो रूड को कहता है बिल्कुल मैं मर्सनरी ज़रूर बनना चाहूँगा। तो फिर रूड उसे ना एक अपना ओल्ड मर्सनरी बैज दे देता है, बोलता है अगर तुम ये मेरे दोस्त को जाके दिखाओगे ना वो तुरंत पहचान लेगा। फिर रूड उसे उसकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चलता है। और एमसी भी उसे कहता है कि मास्टर शुक्रिया आपने जो मेरे लिए करा। और फिर एमसी सोचता है, फिर वो सोचता है शायद इस गेम की हैप्पी एंडिंग पॉसिबल है। फिर उसे एक्विला याद आ जाती है जो उसने उसे हैप्पी एंडिंग के बारे में बताया था। और फिर वो बोलता है एक्विला तुम वेट करो, मैं इस गेम की हैप्पी एंडिंग तक ज़रूर पहुंचूंगा। और फिर वो लॉग आउट के बटन को देखता है और बोलता है यार ये भी थ्रिल है डेथ से खेलते हुए इस गेम में, और मैं इस टेंशन जो भी मेरी ये टेंशन है इसको अच्छे से यूज़ करूँगा इस गेम को जीतने के लिए। वो बोलता है एक्विला मेरे लिए वेट करना, मैं इस एंडिंग तक ज़रूर पहुँचूँगा। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक्विला बैठी होती है, वो टीवी को देख के हंस रही होती है और वो बोलती है कितने बढ़िया तरीके से वो विचेस के वहाँ से निकला। और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और वो सोचती है कि मैंने बढ़िया करा जो इस पर नज़र रख रही थी। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो उससे पूछती है क्या ये वही है, ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन तो लग नहीं रहा। तो एक्विला उससे पूछती है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो क्या। और जो वो आई थी वो है वेलफरूगा, और वो एक दूसरी गॉडेस है। एक्विला को बोलती है वो कि मैं एक गॉड हूँ, मेरे ह्यूमंस को वैसे नहीं देखती, मैं सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो एक्विला मजाक उड़ाते हुए बोलती है क्यों नहीं, वो एक क्यूट तो बंदा है। तो वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर एक्विला बोलती है यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ज़्यादा सीरियस मत हो। और फिर वो उस एक्विला से पूछती है क्या तुमने इसका डेब्ट पे कर दिया था। वो बोलती वो तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं। वो बोलती है एंटरटेनिंग है इसको ऐसे करते हुए देखना, और ये बंदा कितना फुल ऑफ लाइफ है। वो बोलती है एक्विला को कि तुम कितनी फुल हो। एक्विला बोलती है थैंक यू। फिर वो एक गॉडेस एक्विला से पूछती है क्या ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा है या ये सिर्फ तुम्हारी एक खेलने की चीज़ है। वो बोलती है अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो ये मेरे लिए सिर्फ एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है जिसको मैं फ़िलहाल देखना चाहूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट से बाहर निकलता है और वो उसकी टांगों में दर्द हो रहा होता है। वो बोलता है यार मैं काफ़ी थक गया इतने लंबे फॉरेस्ट से बाहर निकलने में, पता नहीं कितना ही बड़ा फॉरेस्ट था, ये सिर्फ स्टैट्स वगैरह और इस बॉडी की वजह से है कि मैं सिर्फ आधे दिन में यहाँ से बाहर निकल पाया हूँ। और फिर वो टाउन की तरफ देख के बोलता है मेरी नई जर्नी अब स्टार्ट हो रही है। और फिर वो टाउन में एंटर करता है, वहाँ पे एक वो टैवरन में एंटर करता है, वहाँ जहाँ जाता है वो वहाँ 2 क्यूट सी लड़कियाँ खड़ी होती हैं मेड आउटफिट में। उनको देख के वो शर्माते हुए पूछता है मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। वो बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ टाउन में पहली बार आए हो, तो चलो बैठो यहाँ सीट्स पे बैठो। वो टैवरन को देख के बोलता है यार कितनी लाइवली है, यहाँ खाना वगैरह भी की स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है और यहाँ के फोक्स वगैरह भी बहुत खुश लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कि ये 2 जो क्यूट मेड हैं वो भी बहुत बढ़िया है। और फिर वो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढना चाह रहा हूँ, क्या तुम यहाँ किसी बंदा है जिसका नाम रेबस चार्ल्स है उसको
उसको जानते हो? तो वो ये सुन के हैरान हो जाती है और वो डर भी जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पे ये नाम लेना मना है। वो पूछता है क्यों? क्योंकि दूसरी मेड बोलती है क्योंकि वो सबसे डेंजरस बंदा है यहाँ पे, मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ गया था और वो अगले दिन एक मम्मी की तरह वापस आया था। ये सुन के वो डर जाता है और बाकी जो उधर फॉक्स वगैरह भी होते हैं वो भी उसके नाम से घबराए होते हैं। और और फिर वो सोचता है एमसी कि ये रूड ने किसको मेरे से इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर वो मेड उसको कहती है एमसी को कि जल्दी यहाँ से चला जाओ, वो आता ही होगा। एमसी वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे रेबस चार्ल्स आ जाता है और वो एमसी की जेब पे टंगे उस मेडल को भी देख लेता है। और फिर वो बोलता है कि ये तो वही रूड का मर्सनरी बैज है ना, तो तुम वही लड़के होगे जिसे रूड ने भेजा है। ये परफेक्ट टाइमिंग है, मैं वैसे भी एक बैटल स्लेव को, वो वैसे बोल ही रहा होता है और वो रुक जाता है और बोलता है मेरा मतलब है कंपेनियन को ढूंढ रहा था। तो एमसी डर जाता है, वो बोलता है क्या कहा तुमने अभी? और वो सोचता मन में कि रूड यू एसहोल, अगर अगली बार तुम मिले मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। और फिर आखिरकार वो उसे ले जाता है अपने साथ में। वो बोलता है कि मैं स्लेव, वो बोलता है मतलब मेरे कंपेनियन, चलो मैं तुम्हें प्रिंस इलेक्टर वगैरह से और उनकी फोर्सेस से मिलवाता हूँ। और फिर वो ऐसे बात करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो आर्मी आती हुई दिखती है जिसमें वो प्रिंस वगैरह होता है। तो एमसी की नज़र उस पर पड़ती है, पर एमसी उसको देख के बोलता है अच्छा तो ये है प्रिंस इलेक्टर गार्डियन यहाँ का। और फिर तभी उसकी नज़र उसके साथ के एक कंपेनियन लड़की पे पड़ती है जो खूबसूरत होती है। तो एमसी को कुछ याद आ जाता है कि ये वही डेम वल्प्रिगिस है जो उसके साथ हर उसके प्ले थ्रू में थी, जिसको वो हर बैटल फील्ड में उसका साथ दिए इस लड़की ने, पर ये इसे किसी भी सिनेरियो में बचा नहीं पाया। तो एमसी मन ही मन सोचता है यार कुछ भी हो जाए इस प्ले थ्रू में मैं इसको बचा के ही रहूँगा ताकि ये ज़िंदा रहे और एक हैप्पी एंडिंग तक मैं पहुँच के ही रहूँगा। और फिर वो दोनों मर्सनरी क्रॉप्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ सारे मर्सनरी आपस में इंटेंस फाइट वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर वो उसको बताता है कि ये बढ़िया टाइमिंग है हमारे यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लीडर सिलेक्ट करे जा रहे हैं स्पारिंग मैच की एक दूसरे से लड़के, और यहाँ पे मनी पैसा भी लगा हुआ है एक दूसरे का। पर वो मनी मन सोचता है अपना एमसी कि मेरे को तो सिर्फ प्रिंस इलेक्टर से मिलना है, मेरे को बाकी किसी से क्या कुछ लेना देना नहीं है। और फिर इतने में फिर चार्ल्स उसे बोलता है कि तुम्हें भी इस मैच में पार्टिसिपेट वगैरह करना होगा, रूड ऐसे किसी बेवकूफ़ बंदे को तो भेजेगा नहीं। और फिर वो बाकी सबके सामने अनाउंस करता है कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा, कौन इससे लड़ना चाहेगा। तो सारे एक्साइट हो जाते हैं, बोलते हैं इस न्यूबी से मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। फिर एक बंदे के साथ उसका मैच फाइनल होता है और फिर वो दोनों स्पार करना चालू करते हैं। वो बंदा बोलता है मेरा नाम मैक्स है और तुम्हें देख के तो लगता है तुम एक ही हिट में मर जाओगे। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और एमसी एक ही हिट में उसको हरा देता है। और बाकी सब मर्सनरी वगैरह होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और भी एक्साइट हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। और फिर एमसी बोलता है यार एक एक करके लाइन से आओ। और फिर एमसी उनके साथ लड़ना चालू करता है और वो एक एक करके सबको हराने लगता है और उसका फेम भी इसमें बढ़ने लगता है। वो अपनी टेक्निक से सबको हराता जाता है। और फिर इतने में एक आवाज़ आती है क्या बकवास है ये, और वहाँ पे एक बड़ा सा मुस्टंडा सा बंदा खड़ा होता है। वो बोलता है कि मैं इसका अपोनेंट बनूंगा। और फिर एमसी भी डर जाता है यार ये ह्यूमन है क्या, इसका साइज़ ये बहुत कुछ हो गया। और वो लॉग आउट करना चाहता है पर वो लॉग आउट कर नहीं पाता। वो चिल्लाता है एक्कोला तेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है। और वो बोलता है यार मेरे को कम से कम रेस्ट तो करने दो, 1 मिनट दो 1 मिनट दो। वो बोलता है कोई चांस नहीं और वो उस पर अटैक कर देता है। और फिर एमसी उसका हाथ पकड़ता है और इसे एक मॉन्स्टर स्लैम देता और उसे धराशाही कर देता है अपने एक ही वार से। और बाकी मर्सनरीज वगैरह एक्साइट हो जाते हैं और वो उसके लिए चीयर वगैरह करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भी तुमसे फाइट करना चाहूँगा मैं भी। और फिर इतने में आवाज़ आती है चार्ल्स की कि सब साइड हो जाओ। और वो एमसी को आके बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, अब तुम मर्सनरी ग्रुप के नए लीडर हो। एमसी ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे ना एक वॉर का सीन चालू हो रहा है, 2 आर्मीज में वॉर हो रही है, एक है ह्यूमन आर्मी और एक है डीमन किंग की ऑर्क आर्मी। और वहाँ पे हम देखते हैं कमांडर उनको आदेश देता है कि चार्ज, और सब सोल्जर्स वगैरह चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और अपना एमसी बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होता है और वो ऑक्स की गर्दन वगैरह काट रहा होता है। इतने में हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे ले जाया जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनका कमांडर जो स्ट्रैटेजी वगैरह बना रहा था वो बोल रहा था कि ये ऑर्क आर्मी से हमारा सामना हो रहा है जो डीमन किंग की बढ़िया आर्मी है। तो और हमारा मिशन बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें जो उनका फ्लैग है ना, मिलिट्री फ्लैग, वो जाके हमें वो चुराना है। और फिर वो उनका अपना प्लान वगैरह बताता है कि हम एक
फोर्स रखेंगे बीच में और 2 फोर्सेस रखेंगे दोनों लेफ्ट और राइट साइड में, जो फ्लैंक मारेंगी साइड से, और अपनी जो मेन फोर्स होगी वो हम थोड़ी सी और पीछे रखेंगे। और जैसे ही हमारी सेना उनकी फॉर्मेशन वगैरह तोड़ देगी ना और वहाँ पे गैप वगैरह आ जाएंगे, तो हम तुरंत उस गैप में घुस जाएंगे और उनकी फॉर्मेशन को निस्तो नाबूद कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से तोड़ फोड़ देंगे। ऊपर एक बात ध्यान में रखना कि ये जो ऑक्स है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से जानते हैं आपस में। तो फिर वो चिल्ला के एमसी का नाम लेके बोलता है उनका कमांडर, वेलोर्स्टिड वेलर, एज ए ग्रुप लीडर ये तुम्हारा काम है कि तुम देखो कि ऑर्क जो है वो अपनी कोऑर्डिनेशन ढंग से ना कर पाए। तो फिर ऐसे ही आगे वॉर का सीन शुरू होता है जिसमें भाले वगैरह बरस रहे होते हैं एमसी पे और वो सब उनको डॉज करके बच के ऑक्स को मार रहा होता है। और फिर वो अपने मन ही मन सोचता है मेरी जॉब है एज ए ग्रुप लीडर, क्या बकवास बात है यार, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री में एक मेरिट ये लेने आया था और वहाँ से भाग जाना चाहता था, ये कहाँ फंसा दिया इन बेवकूफ़ लोगों ने मेरे को। इतने में और आर्मी का जो सेकंड इन कमांड होता है ना वो अपने कैप्टन के पास भाग के जाता है और बोलता है कि जो हमारे भाला मारने वाले सिपाही है ना वो उनकी फॉर्मेशन टूट रही है। और वो उनका जो कैप्टन होता है वो बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तो हमारे सबसे बढ़िया सिपाही वगैरह थे, ऐसा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और फिर वो उसके हाथ से वो दूरबीन सी खींचता है और वो फील्ड की तरफ नज़र घुमा के देखता है और देखता है कि वहाँ पे एमसी और उसके 3-4 साथी अजीब अजीब सा मुंह बना के खड़े हैं। वो बोलता है ये क्या चुतियापा देख लिया मैंने। और फिर वो बोलता है अपने मस्कीटर्स को निकालो बाहर और उनको फायर का ऑर्डर दो। तो उनके मस्कीटर्स आते हैं, मस्किट्स वो होते हैं जो जिनके पास बंदूक वगैरह होती है, वो फायर करते हैं और वो फायर करना चालू करते हैं। तो एमसी देखता है कि यह बकवास रणनीति है, इनको क्या लगता है ये एक एक गोली फायर करके मेरे को हरा सकेंगे, अगर इनके पास रैपिड फायर नहीं है तो इनको हराना तो बहुत आसान है। तो जैसे ही उनके मस्कीटियर्स पहला राउंड फायर करते हैं और सेकंड के लिए वो दूसरा चेंज करने के लिए दूसरे मस्कीटियर्स आगे आने वाले होते हैं, तो अपना एमसी ना शील्ड लेके उन पर चार्ज कर देता है और उनकी फॉर्मेशन बिगाड़ देता है बिल्कुल ही। और फिर अपने साथियों को वो ऑर्डर देता है कि चार्ज करो और इन भोसड़ी वालों को काट डालो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। तो जो एनिमी का कमांडर होता है ना वो ये सब देख के हैरान हो जाता है, बोलता है ये छोटा सा दिखने वाला ये नन्हा सा आदमी, इसने मेरे सारे प्लान वगैरह ख़राब कर दिए और इसकी वजह से मेरे कितने साथी मारे गए। वो सोचता है अपने झंडे को पकड़ के यार मेरे को ये झंडा बचाना होगा, ये मेरी ट्राइब की शान है, निशानी है। वो ये सोच ही रहा होता है कि एमसी उस पर चार्ज कर देता है और फिर वो उसको मार के उससे झंडा वगैरह छीन लेते हैं और उनकी जो टीम है वो सेलिब्रेट करने लगती है कि हम जीत गए, हम जीत गए। एमसी भी खुश हो जाता है, वो बोलता है कि यार अब ये जो मिलिट्री मेरिट है ये मेरी होगी, मेरी होगी। और तभी एक हॉर्न बजता है और उसको एक बुरी खबर मिलती है कि बोलते हैं उसका एक साथी आके बोलता है कि हमारे साथी जो हैं वो भाग रहे हैं और आर्मी की जो रीइंफोर्समेंट थी वो आ गई है और वो बिल्कुल हमारे आगे खड़ी है। एमसी सोचता है क्या बकवास बात है यार, जीत बिल्कुल मेरे हाथ में थी, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और तभी उसका एक साथी बोलता है कि ग्रुप लीडर अब हमें क्या करना चाहिए, कि हम ये फ्लैग यहाँ पे फेंक के भी अपने दूसरे साथियों की तरह भाग जाएं या क्या करें। वो बोलता है क्या बकवास बोल रहा है तू, पर वो डर के बोलता है हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। इतने में ऑर्क जनरल की आवाज़ आती है इट्स ओवर, और अगर तुम भागने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि ये जिन ऑर्क्स ने तुम्हें घेर रखा ना ये बिल्कुल मेरे एलीट वॉरियर्स हैं, इनसे तुम बच के जा नहीं पाओगे। और अगर तुम अभी हमारा झंडा में वापस कर देते हो तो मैं इसे तुम्हारी समझदारी समझूंगा और मैं तुम्हें ज़िंदा जाने दूंगा। और फिर एमसी उसको उकसाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें वापस करूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है। और वो बोलता है कि अगर तुम मेरे एक भी कदम नज़दीक आए ना तो ये जो पीछे चार्लेट खड़ा है इसकी मैं चड्डी बना, इस झंडे की चड्डी बना के इसको पहनवा दूंगा। तो ऑक्स वगैरह गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे फ्लैग को ऐसी गंदी जगह यूज़ करने की भी सोच रहे हो। एमसी उसको उकसाना चाह रहा होता है कि वो बोलता है कि वॉर होती है, इसमें कुछ गलत सही कुछ नहीं होता, सिर्फ जीतने से मतलब होता है। अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो देखना तुम्हारे फ्लैग का क्या होगा। तो सारे ऑक्स भड़क जाते हैं, उनको और भी गुस्सा आ जाता है और फिर उनका जो जनरल होता है वो उनको आदेश देता है कि गोलियां चलाओ, फायर करो इन चूतियों पे। और वो ऑर्डर दे देता है फायर, गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, सब डॉज वगैरह कर रहे होते हैं बुलेट्स। एमसी सोचता है यार अभी तक जितने भी प्ले थ्रू मैंने करे थे उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने इतनी जल्दी फ्लैग पे गिव अप कर दिया हो। एमसी की साइड की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, उसके साथियों को गोलियां वगैरह भी लग रही होती है। एमसी सोच ही रहा होता है क्या करे। तो तभी ना उसे एक्विला की बात याद आ जाती है कि अगर वो इस गेम में मरा तो वो हकीकत में भी मर जाएगा। तो वो सुन के ना एमसी थोड़ा सा बौखला जाता है और डर भी जाता है कि तभी उसका साथी चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से ऑर्डर दो यार ग्रुप लीडर कि हम क्या करें, वरना तो इस तरह हम पूरी तरह
मर जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, क्या करें जल्दी बताओ। वो एमसी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसके साथी सोचते हैं कि ये सही में पागल वागल तो नहीं हो गया। और फिर वो चार्लेट से ट्रम्पेट छीन लेता है, वो भोपू सा। वो बोलता है कि कोई भी रीइंफोर्समेंट यहाँ पे नहीं आने वाली, और एमसी उसे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। और फिर वो जोर से वो ट्रम्पेट बजाता है और वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। तो उसके साथी बोलते हैं ग्रुप लीडर ये गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो, हमारे एलाइज उस तरफ थोड़ी हैं। वो बोलता है मेरे को पता है, चुप रहो और अपनी शील्ड्स वगैरह लो और इस बुलेट्स को ब्लॉक करो। और वो सोचता है कि एक्विला मैं वीआईपी हूँ, तुम मेरे को ऐसे तो मरने नहीं दोगे, तुम मेरे को ऐसे नहीं छोड़ोगे। और इतने में एक बड़ा सा ऑर्क होता है, वो एमसी पे स्पीयर के साथ चार्ज कर देता है। इससे पहले कि वो एमसी को मार सकता कि उसके गले में बिल्कुल एक गोली सी लग जाती है और वो वहीं ढेर हो जाती है। और तभी एक नाइट की इमेज सी बिल्कुल घोड़े पे बैठी हुई एक सामने आती है, गोल्डन बालों वाली लड़की। और वो बोलती है कि सोल्जर्स हार मत मानो और अपनी तलवार लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो ऑर्क जनरल होता है वो अपने साथियों को बोलता है कि कोई भी हमारी लड़ाई में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी और काउंटस के बीच में है। और काउंटस उसे बोलती है तुम असली में मर्द हो। और फिर उन दोनों की ड्यूल शुरू होती है और काउंटस अपनी तलवार के साथ ऑर्क पे अटैक कर देती है। दोनों ब्लोज वगैरह एक्सचेंज करते हैं। एमसी ये देख के हैरान हो जाता है, वो बोलता है यार गेम की अर्ली शुरुआत में भी ये काउंटस काफ़ी पावरफुल है, लेट में तो है ही पर अर्ली में भी इतनी। और ऑर्क और उसकी लड़ाई जारी हो रही होती है कि काउंटस मौका देखती है और ऑर्क के मुंह पे एक बड़ी ज़ोर के खींच के लात मारती है। वो भी कुछ स्टेप पीछे हो जाता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि इसकी इतनी पावर, उसका दिमाग भी घूम जाता है एक बार को। और वो बोलता है कि मैंने जैसे सोचा था तुम उतनी शानदार हो, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप ही नहीं, तुम्हारी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी काफ़ी बढ़िया है। तो काउंटेस बोलती है कि अभी बकवास बंद करते हैं और शुरू करते हैं, बहुत देर हो चुकी है। और फिर दोनों फिर से फाइट वगैरह उनकी शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं और बीच में काउंटेस उसकी तलवार डॉज करके आसमान में उड़ती है और बिल्कुल उसके बीच से चीरा लगा देती है और वहीं ऑर्क ढेर हो जाता है। और वो बोलता है कि बढ़िया मैच है। तो बाकी ऑर्क वगैरह अपने उस कैप्टन को उठाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हम हार गए हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एमसी भी ये देख के हैरान हो जाता है कि यार उसने एक सिंगल स्ट्राइक में उसको हरा दिया, वो भी इतने जाइंट ऑर्क को। इतने में वो एमसी के पास आती है और बोलती है तुम ही इन मर्सनरीज के लीडर हो ना, मैं बहुत दूर से भी तुम्हारी बहादुरी देख पा रही थी। और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम वलपरिगिस है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और दोनों हाथ वगैरह मिलाते हैं और एमसी उसे बोलता है अगर तुम आई नहीं होती तो हम सब यहाँ पे अभी मर गए होते और तुमने हमें बचा लिया। और फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में पीछे से आवाज़ आती है, ग्रुप लीडर और एमसी के बाकी सारे साथी वगैरह खड़े होते हैं और वो उसको वो झंडा पकड़ाते हुए बोलते हैं ये लो तुम्हारा झंडा। और एमसी ये देख के खुश हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो बोलते हैं ग्रुप लीडर तुम ठीक तो हो, पागल वागल तो नहीं हो गए। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसता और बोलता है ये झंडा मेरा हुआ, मेरा हुआ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैवरन का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है और वो भागते हुए ना, वो चार्लेट जो होता है एमसी का साथी, उसके पास भागते हुए आती है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, तुम वॉर में क्यों लड़ने गए, मैंने तुम्हें कितनी बार मना कर रखा है। तो एमसी एक्साइटमेंट में अपने दूसरे साथी से पूछता है क्या ये इसकी बेटी है। वो बोलता है बेटी क्या, तुम पागल वागल हो गए, ये तो 15 साल का है। वो एमसी बोलता है सच में ये 15 साल का, झूठ तो नहीं बोल रहे। और वो उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि ये इसकी छोटी बहन है। और फिर वो जो छोटी सी लड़की होती है वो एमसी की तरफ आके बोलती है तुम्हारी वजह से चार्लेट की ये हालत हुई है, तुम्हें इसके मेडिकल बिल वगैरह भरने पड़ेंगे। एमसी ये सुन के यार हैरान हो जाता है कि मैं मेडिकल बिल भरूँगा, ऐसे कैसे। पर फिर चार्लेट बोल पड़ता है कि मैं ज़िंदा भी अभी इन्हीं की वजह से हूँ और बाकी सब मर्सनरीज भी बोल पड़ते हैं कि हम ग्रुप लीडर की वजह से ही ज़िंदा हैं, वरना अभी तो हम ऑर्क का खाना वाना बना होते। और वो उसके लिए चीयर करने लगते हैं तो वो भी शर्मा जाता है, एम्बेरस हो जाता है और बाकी सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इतने में फिर वो जो काउंटेस होती है वेलपरेगिस वो आती है और वो एमसी को अपनी पास बुलाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वहाँ पे वो एक कैंपिंग का बेस वगैरह लगा होता है और एमसी उसके साथ घोड़े पे बैठा होता है और वो बताती है कि इलेक्टर जो है ना उसने तुम्हें बुलाया है और उनकी बातों से लग रहा था कि वो तुम्हें रिवॉर्ड वगैरह देंगे तुम्हारी बहादुरी के लिए, क्या ये बढ़िया बात नहीं है। वो बोलता मेरे से ज़्यादा खुश तो तुम लग रही हो। वो बोलती है कि मेरे दोस्त मेरे को तुम वलपरिगिस बुलाओ। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें डैम वलपरिगिस बुलाऊंगा। और वो बोलती है वेलर देखो उधर देखो, ये सब वही लोग हैं जिनको तुमने बचाया है, ये हमारे एम्पायर के बहादुर सोल्जर्स हैं, तुम्हारी बहादुरी के बिना ये बिल्कुल बच नहीं पाते और शायद आज ये मर गए होते।
इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। फिर उसकी ऑडियंस होती है किंग के साथ और किंग उसे वो देख के बोलता है तो तुम ही हो वो वेलर जिसको लोग रीपर ऑफ द फील्ड भी कह रहे हैं। तो मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ, तुम बिल्कुल एक जाबाज शेर की तरह लड़े। वो बोलता है योर ग्रेस आप मेरे को फ्लैटर कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे कॉमरेड्स को रिवॉर्ड वगैरह देता हूँ, मैं तुम्हें 300 फ्लोरिन और तुम्हारे कॉमरेड्स को 100 फ्लोरिन देता हूँ, क्या इसके अलावा भी तुम कुछ चाहोगे। वो बोलता है हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने साथियों के साथ विंटन बेर में जाना चाहता हूँ। तो किंग बोलता है ठीक है तुम्हारा वहाँ जाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा और तुम्हारे साथियों का भी। और वो बोलता है शुक्रिया किंग। वो वहाँ से जाता नहीं है तो किंग पूछता है क्या कोई और भी बात है। वो पूछता है कि किंग मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, इस वॉर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। एमसी सोचता है जैसे मुझे लगा था सब हैरान हो गए कि एक लोली मर्सनरी ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है। तो वो इलेक्टोरल पूछता है तुम्हें क्या लगता है। वो बोलता है कि मेरी लिमिटेड प्रेजेंस और मेरे को पूरी पिक्चर वगैरह भी अभी ढंग से पता नहीं, पर एक चीज़ है जिसकी मेरे को चिंता है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोल पड़ता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें किस बात की चिंता है, तू एक लॉली मर्सरिया और एक इलेक्टोरल को एडवाइस देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। और इतने में दूसरा बंदा भी वहाँ से बोल सकता है हाँ ग्रेस ये सही कह रहा है, इसने कोई बकवास की इन्फॉर्मेशन इधर उधर से पकड़ ली होगी और ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। और इतने में जो काउंटेस होती है वो बोल पड़ती है कि हमें ना इसकी बात सुननी चाहिए, इसको सुनने में हमारा क्या ही जा रहा है। इतने में वो सफ़ेद बालों वाला और छोटी छोटी मूंछ वाला बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है एक लोली काउंटेस की हिम्मत कैसे हुई इलेक्टोरल के आगे बोलने की। और इतने में तभी कोई उसे याद दिला देता है कि ये भी एक नीज है इलेक्टोरल ऑफ बैरन की। तो इलेक्टोरल उसे बोल पड़ता है कि चलो बताओ तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो वो एमसी अपना कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि आगे ना एक एम्बुश हो सकता है। तो वो पूछता है कि इस क्या बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि आगे एक एम्बुश हो सकता है। तो वो बोलता है कि जो डीमन किंग पीसनट्स है ना उसकी हमेशा स्ट्रैटेजी रहती है कि एम्बुश करना और सबके साथ धोखेबाजी करना। एमसी इलेक्टोरल को बोलता है कि अगर आप किंगडम की वॉर 10 साल पहले की देखो और मार्ग्रेव की 6 साल पहले की वॉर देखो, वो दोनों वॉर सिर्फ इसलिए हारे थे क्योंकि उसने उसे एम्बुश करा था और धोखेबाजी वगैरह करी थी। और अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनो तो हो सकता है हमारे बीच में भी एक ऐसा गद्दार हो जो उनके साथ मिला हो। तो वो इलेक्टोरल कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है हमारे बीच में एक गद्दार है। एमसी कहता है कि हमें सिर्फ चौकन्ना रहना चाहिए। तो इलेक्टोरल कहता है तू काफ़ी बोल्ड हो रहा है और मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा सर जो है ना तेरे शरीर पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक अलाउ कर रखा है, अपनी औकात में रहे। वो काउंटेस कुछ कहना चाह रही थी पर उसे रोक दिया जाता है और इतने में एमसी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी बाउंड्रीज वगैरह को ओवरस्टेप कर दिया है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तो मैं अभी के लिए चलता हूं। और एमसी वहां से चला जाता है और वो सोचता है कि इस लाइफ टाइम में ये ज़्यादा ही एरोगेंट हो गया है। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि वल्परेगिस खड़ी थी। वो उसे बोलते हैं कि मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया, तुम कितना तेज चलते हो। वो बोलता है क्या तुम भाग के इसलिए आए क्या तुम्हें मेरी चिंता थी। वो बोलती है हाँ मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी और अंदर जो भी हुआ उसके लिए इलेक्टोरल के तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। वो बोलता है कुछ भी। वो बोलती है हाँ कुछ भी। वो बोलता है अगर मेरी कुछ डिमांड ऐसी वैसी हुई तब क्या करोगे। वो बोलती है तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं भी एक वेल्दियस्ट नोबल फैमिली से हूँ, पैसा वगैरह जो भी चाहिए बताओ। तो वो बोलता है मुझे राइटिंग क्विल और एक बंदूक चाहिए। वो बोलती है वेलर बस ये कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, जो मांगना अभी मांग लो। वो बोलता है डैम वल्परेगिस ये ठीक है, मुझे सिर्फ यही चाहिए, मेरा एक ड्रीम है कैवेलरी मैन बनना और मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहूँगा घुड़सवारी सीखने के लिए, और पिस्टल मेरी एक ड्रीम है। और वो रोने का एक्टिंग वैक्टिंग करता है। वो बोलता है कि ये एक आदमी के आंसू हैं। तो वल्परेगिस बोलती है मैंने तुम्हारे जैसा निस्वार्थ आदमी आज तक नहीं देखा। और फिर वो एमसी का हाथ पकड़ के उसे बोलती है कि चलो मेरे साथ चलो। एमसी भी ब्लश कर जाता है, वो भी शर्मा जाता है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और फिर से एक वॉर का सीन आ जाता है। इस बार इलेक्टोरल इंचार्ज होता है और वो चिल्ला के बोलता है कि पिज़्ज़ा नट ये तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। और वो जो डीमन किंग पिज़्ज़ा नट होता है वो अपनी नाक चिढ़ा के बोलता है
कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी बदबू यहाँ तक आ रही है। और इतने में ना उसका बटलर बोल देता है कि वॉर की सारी तैयारियां वगैरह पूरी हो गई हैं। और वो उसे बोलता है कि आप अभी भी उस वुमेन को यूज़ करना चाह रहे हो क्या, वो जब बहुत ज़्यादा क्रूअल है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो डीमन लॉर्ड की वो रिंग बज जाती है और वहाँ से उसी औरत की लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि मैं रेडी हूँ लॉर्ड आपके ऑर्डर्स के लिए। तो डीमन लॉर्ड कहता है कि इस बार आराम से जाना, उन पे कोई ज़्यादा बकचोदी मत करना। वो बोलती है मैं हर बार आराम से ही तो जाती हूँ माय लॉर्ड। और उसकी ये बात सुन के डीमन लॉर्ड और उसके बटलर का चेहरा देखने लायक था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी घुड़सवारी कर रहा होता है और वो सोचता है कि यार ये घोड़ा जो फिली है ये कितना तेज़ दौड़ता है, काउंटेस ने मेरे को कितना बढ़िया घोड़ा दिया है और साथ में ये देखो इतना एक्सपेंसिव पोशन भी दिया है जिसके दम पे मैं एक घर भी खरीद सकता था पूरा। और फिर उसे पीछे ब्लास्ट की आवाज़ आती है और वो बोलता है वॉर शुरू हो गई है, मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक स्टील जैसा भी ना ये वॉर हैंडल कर नहीं पाएगा, वो तो गधों की तरह आगे चार्ज कर देगा और एक बढ़िया चांस है कि उसे दगाबाजी ज़रूर मिलेगी इस बैटल में। और फिर हमें वहाँ वॉर के सीन पे ले जाया जाता है और वहाँ देखते हैं कि वो अपनी तलवार गाड़े नीचे घुटनों के बल पड़ा होता है और वो डीमन लॉर्ड और वो जो उसके साथ एक बुढ़ा सा था वो हंस रहे होते हैं दोनों। और उसको धोखेबाजी मिली गई होती है और वो पूछता है अंकल तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों करा, और तुम खुद को एम्पायर का नाइट भी कहते हो, ऐसा क्यों करा तुमने। फिर वो अपने गाल को कह रहा हूँ, वो चिन को खुजाते हुए बोलता है कि तुम्हें अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आ रही क्या, ध्यान से सुन फिलिप कि तुमने ना एम्पायर के अगेंस्ट रेबल करा है, मतलब देशद्रोह करा है और मैं पेजानेट के साथ मिलके तुम्हें पकड़ रहा हूँ देशद्रोह के जुर्म में। और वो उसको गला काटने का इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम गए, और वो बोलता है कि आप बकवास कर रहे हो, तुम्हारे ये झूठ पे कौन विश्वास करेगा। और फिर वो उसके मुंह पे जूता रख देते हैं और उसको ज़मीन पे दे मारते हैं। और वो डीमन किंग उसे बोलता है कि लूनेटिक अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से ना बाहर आ जा, और वो अपने बंदों को आदेश देता है कि इसे बांधो। वो उसे बांधने ही वाले होते हैं कि इतने में वो काउंटेस उछल के आ जाती है और वो डीमन किंग के मुंह पे एक ज़ोरदार खींच के लात मारती है और वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करती है कि ये एक चांस है, जल्दी से ग्रेस को यहाँ से बाहर निकालो। तो उसके सिपाही उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर वो डीमन किंग होता है वो हेक्सा, वो लड़की होती है ना, उसको कांटेक्ट करता है और वो उसको बोलता है कि वो भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। तो वो डीमन किंग का ऑर्डर फॉलो करती है और फिर वो अपने कुत्तों की तरफ देख के बोलती है कि तुम सब अभी भूखे होगे, चलो मील टाइम, और उसको पकड़ा जाए। फिर अब स्टोरी एमसी की तरफ चली जाती है और वहाँ दिखाया जाता है एमसी तेजी से अपना घोड़ा भगा रहा है और वो इन डीमन डॉग्स को एक एक करके मार रहा होता है। और वो सोचता है ये जो ज़ॉम्बी डॉग्स है ना, ये हेक्सा के वेपन्स हैं, वो इससे पहले अपने दुश्मनों को थकाती है और फिर धीरे धीरे करके उनको डिवावर कर जाती है। क्या बकवास टेक्निक है। और वो बोलता है यार मेरे को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये इसके ज़ॉम्बी डॉग्स नहीं लग रहे, वो ज़रूर फिलिप की साइड गए होंगे, उसको कुछ भी होता रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे को वेलपर्गिस को बचाना पड़ेगा। और फिर वो जल्दी से अपना घोड़ा दौड़ाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिलिप जो प्रिंस सा होता है उसके पीछे वो डीमन डॉग्स वगैरह पड़े होते हैं। उसका माना ना उस डीमन किंग ने बंद कर दिया होता है अपनी टेक्निक से। वो बोलता है क्या बकवास टेक्निक है, मैं अपना माना वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकता। फिर एक डीमन डॉग उस पर अटैक कर रहा होता है पर वेलपरिगिस उसको बीच में से काट देती है और उसे बचा लेती है। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है कि उसके सबॉर्डिनेट पे डीमन डॉग अटैक कर रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि मुझे बचा लो। पर इनका जो ये इलेक्टोरल होता है, ये चूतिया सा, वो बोलता है कि इसको छोड़ो और आगे चलो, हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है। वेलपरिगिस ना चाहते हुए भी आगे जाती है और वो सोचती है कि अगर हमने वेलर की बात सुन ली होती तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते, ये सब हमारी गलती है कि हमने उसकी बातों को इग्नोर करा। इतने में पीछे से एक फंदा उड़ के आता है और वो वेलपरिगिस के गले में आके अटकता है और वो हेक्सेस होती है जिसने वो फंदा फेंका होता है और वो उसको उसके घोड़े से नीचे खींच लेती है। वेलपरिगिस चिल्लाती है योर ग्रेस, पर वो बिना पीछे मुड़े अपना घोड़ा भगा लेता है, उसको बिना उस पर ध्यान दिए उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं करता। और फिर काउंटेस सोचती है यार अगर ऐसा इलेक्टर होगा तो हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर बर्बाद है। और फिर वो हेक्सेस जिसने उसे खींचा होता है वो भी यही बोलती है कि अगर तुम इलेक्टर बनना है तो तुम्हें ताकतवर होना होगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना सिस्टर। और फिर ये हंटर वाली लड़की ना अपने ये बंदों को आदेश देती है कि जाके फिलिप का पीछा करो, उसको पकड़ो जाके, वो हाथ से बच निकलना नहीं चाहिए। और फिर वो वेलपरिगिस को टॉन्ट करके हुए कहती है तुम्हारे अंदर भी तो इलेक्टर का ब्लड है, तुम भी उसकी तरह कायर वायर हो गया। तो वेलपरिगिस थोड़ी
भड़क जाती है और वो उस पर चार्ज कर देती है। वो बोलती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, और वो उस पर एक मुक्का मारती है, पर वो बिल्कुल ही आराम से डॉज कर लेती है हंटर वाली लड़की, और उस पर एक पीछे जोरदार कोड़ा बरसाती है। तो वल्परगिस के मुंह से चीख निकल जाती है। तो वो सुन के वो एक्साइट हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ ऐसे ही और जोर से चीखो। और फिर वो वल्परगिस पे कोड़े बरसाना शुरू कर देती है। वल्परगिस की आंखों से आंसू निकल जाता है और उसे वेलर की याद आती है। वो सोचती है अगर वो मेरी जगह यहाँ पे होता, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता यहाँ से बचने का, पर मेरे को देखो क्या मेरा अंत हो गया यहीं पे। और वो पीछे से वो हंस रही होती है कि हाँ हाँ और जोर से चिल्लाओ, कि इतने में उसे गन शॉट की आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है, वो हंटर वाली लड़की, तो वो देखती है उसका कुत्ता मरा पड़ा है, और वो सोच रही होती है कुत्ता कैसे मरा, कि अचानक से वेलर आता और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता और वो जाके 1 किलोमीटर दूर पड़ती। वल्परगिस वेलर को देख के खुश हो जाती है, वो कुछ बोल ही रही होती है, इतने में वो बेहोश हो जाती है। तो वेलर उसको देखता है, चेक करता है, और इतने में वो जो हंटर वाली लड़की होती है वो भी खड़ी हो जाती है, और वो सोचती है कि ये बिल्कुल अचानक से मेरे पीछे आ गए, ये कोई आम आदमी तो नहीं होगा, और इसने मेरा कुत्ता भी मार दिया। और इतने में वेलर उसको देख के बोलता है हेक्सस तुम्हारा चूतिया चेहरा अभी तक भी नहीं बदला। वो बोलती है तू मेरे को जानता है क्या ब्रो? वो बोलता है अपने इस चूतिया चेहरे से मेरे को ब्रो ब्रो मत बोल, ये वाहियात लगता है। और वो उसकी तरफ अपनी बंदूक तान देता है। तो वो बोलती है अच्छा तू बंदूक तानेगा मेरे पे, तेरी बंदूक की रेंज जरूर ज्यादा बढ़िया है मेरी हंटर से, पर याद रखियो कि मेरे हंटर की स्पीड तेरी बुलेट के रिलोडिंग से ज्यादा बढ़िया होगी, तो इसलिए तेरा निशाना अच्छा होना चाहिए। फिर हेक्सस वेलर पे चार्ज कर देती है, वेलर शूट करता है पर वो बिल्कुल आराम से डॉज कर लेती है, और फिर वो अपना कोड़ा घुमाती है और उसके गले से पकड़ लेती है, और फिर उसको अपनी तरफ खींचती है और एक पट हेडशॉट उसके मुंह पे मारती है, और वेलर दूर जाके गिरता है। और फिर वो लगातार अपने हंटर उस पर मार रही होती है, पर वेलर बिल्कुल आराम से जिगजैग करके डॉज कर रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो अपनी गन दिखाता है उस पर शूट करने के लिए, तो वो फिर से वो डॉज करने लगती है, पर वो इस बार साइड आता है और अपना डैगर निकाल के सीधा उसकी एक आंख फोड़ देता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ, और फिर वो सोचती है कि मेरे को अपनी आंखों की रिकवरी के लिए मेरे को यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो अपने पंख खोलती है और हवा में उड़ जाती है, और वो बोलती है अब तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते, मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरे को बहुत काम है। तो वेलर उसको टोंट करते हुए बोलता है क्या डर गई क्या मेरे से? तो वो बोलती है कि तुम्हारे टोंट वोंट मेरे पे काम नहीं करेंगे। और फिर वेलर बोलता है पर मेरे पास एक लॉन्ग रेंज हथियार भी है। वो अपनी इसकी बंदूक दिखा के बोलती है आसमान में तुम्हारे बंदूक की गोलियां मेरे को लग नहीं पाएंगे। पर वेलर उसको बंदूक दिखाता है और शूट कर ही रहा होता है। वो डॉज करना चाह रही होती है, पर उसकी सेंसेस अचानक से काम करना बंद कर देती है, और वेलर की गोली आके सीधा उसको लगती है, और वो नीचे जमीन पे धड़ से आगे गिरती है। तो वेलर बोलता है चमगादड़ों को मारने के लिए बंदूक से बढ़िया और कोई चीज नहीं है। फिर हेक्सस ना बिल्कुल क्यूट सा चेहरा बना के वेलर को बोलती है देख के क्या तुम मेरे को मारोगे क्या, देखो मैं कितनी प्यारी सी हूँ। तो वेलर बोलता आज तू मेरे हाथों कुत्तों की मौत मरेगी, मैं देखना चाहूंगा तेरे को मार के मेरे को क्या लूट मिलेगी। तो फिर वो उसे मार देता है, और फिर वो पीछे वेलपरेगिस की तरफ देख के बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, मैं तुमको बचा के रहूंगा। वेलर फिर अपनी जेब से ऑल रिकवरी पोर्शन निकालता है जो सारी की सारी फिजिकल कंडीशन को रिपेयर कर देता है, पर उसमें एक कंडीशन होती है कि उसे ना डायरेक्टली उस एरिया पे अप्लाई करना होता है जहाँ पे चोट लगी होती है। तो वो ये सुन के थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो बोलता है मतलब मेरे को इसका आर्मर वगैरह निकालना पड़ेगा, और फिर बोलता है नहीं 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 मेरे दिमाग में कोई वैसी ऐसी वैसी थॉट नहीं चल रही। और इतने में हमें पिछले सीन दिखाए जाते हैं। वो याद कर रहा होता है कि जब वो पहली बार इस गेम में उसने लॉग इन करा था, कि कैसे वो एक फलों की शॉप के सामने आ गया था, और वो जाके वहां से रेट वगैरह पूछ रहा था, कि इतने में एक बच्चा आता है वहां दौड़ के, वो उसको वो सेब खाना होता है, और इतने में उसकी माँ भी आ जाती है पीछे से। वो बोलती है बेटा चलो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो वेलर उसे सेब खरीद के दे देता है, और वो बच्चा खुश हो जाता है। उसकी माँ भी उसे थैंक यू वगैरह बोल देती है, और वो चले जाते हैं। तो वेलर को याद आता है कैसे बचपन में वो भी फ्राइड चिकन के लिए अपनी मम्मी से ऐसे ही करता था। वेलर फिर ऐसे ही दूसरों की हेल्प करने की क्वेस्ट वगैरह लेता है, और उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो दूसरों की हेल्प करता है। वो रियलिटी से बचने के लिए इस गेम में लॉग इन करता है, और जो जितनी भी उसकी रियलिटी की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, कि कैसे वो भाग रहा होता है पैसे वैसे कमाने के लिए, वो इस गेम में आके निकालता है। और फिर वो दिन याद आता है कि कैसे उसे वेलपरगिस मिली थी, और वो उसे बोर के मिशन की क्वेस्ट वगैरह देती है, और वो दोनों बोर हंटिंग पे जाते हैं। वहां पे वो उस बोर को एक स्ट्राइक में ही उड़ा देता है। तो वेलपरगिस ये देख के हैरान हो जाती है, और फिर वो वेलपरगिस को छेड़ते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए? वो फिर शर्माते हुए बोलती है यार मेरे को तो तुमने चांस ही नहीं दिया। तो फिर वो उसे पार्टी फॉर्म करने की रिक्वेस्ट वगैरह भेजती है। वेलर को शुरू में ना किसी में ट्रस्ट वगैरह नहीं होता, तो ये चीज वेलपरगिस भाप जाती है, और वो बोलती है कि तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोलता है नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं है, और फिर ना उसे वो नाइट की पोजीशन पे रिकमेंड कर देती है एम्पायर। वेलर भी खुश
खुशी खुशी हाँ कर देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेलर एक बढ़िया सी स्टेज पे खड़ा होता है, लोग उसके लिए चीयर वगैरह कर रहे होते हैं, हुर्रे हुर्रे ऐसे कर करके। और वेलबर्गिस उसके साइड में खड़ी होकर बोलती है कैसा महसूस कर रहे हो तुम आज इलेक्टर बन के। तो वो बोलता है ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया, अगर तुमने उस दिन मेरे को ना बोला होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो वेलबर्गिस नीचे लोगों की तरफ इशारा करके बोलती है देखो ये तुम्हारी जनता है, तुमने इन्हें बचाया है और तुम इस लैंड पे शांति वगैरह लाए हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ वेलबर्गिस उसे शुक्रिया कर रही होती है कि उसे बचाने के लिए। और वो बोलता है कि यार आज आसमान कितना बढ़िया है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है उसका थोबड़ा बिल्कुल सूजा हुआ होता है, जैसे अभी हाल ही में उसे किसी ने बढ़िया से पेला हो। तो वेलबर्गिस हंसते हुए बोलती है तुम्हें मेरा आर्मर उतारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वो बोलती है चलो अब जो भी है हम जल्दी वेलपुरुगा में पहुंच जाएंगे और वहां पे मैं जाके तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड वगैरह दूंगी मेरी जान बचाने के लिए। और फिर वो हंसते हुए बोलता है मेरे को तो उसी का इंतजार था और हमें जल्दी से जल्दी वहां जाके सबको बताना चाहिए कि अभी तुम जिंदा हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो वहां एक बड़ी खतरनाक सी सिस्टर खड़ी होती है और वो बोलती है वेलर एंटर नहीं कर सकता। वेलबर्गिस बोल पड़ती है एंजेला ये तुम क्या कह रही हो, तुम जानते नहीं कि ये हमारे ऑनर्ड गेस्ट है और तुम इन्हें अंदर आने के लिए मना कर रही हो। तो एंजेला बोलती है कि ये इस टाइम इमरजेंसी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोई भी हो चाहे ये सर वेलोर्स्टेड वेलर ही क्यों ना हो ये एंटर नहीं कर सकते। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना एमसी इन में आ जाता है और वो आराम कर रहा होता है और वो सोचता है क्या बकचोदी हो रही है यार, मैं तो सोच रहा था कि उनसे यार बढ़िया सा मैं आर्टिफैक्ट हथियार लूंगा एस रैंक का, मेरे लिए कितनी आसानी हो जाएगी, पर ये तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। इतने में वेलबर्गिस उसके रूम में एंटर करती है और वो पूछती है कि मैं आ सकती हूँ, ये सही समय है ना। हाँ वो बोलता है आ जाओ यार। वो बोलते हैं यार मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इस छोटी सी बकवास सीन में रहना पड़ रहा है, तुम मेरे ऑनर्ड गेस्ट होते हुए भी तुम्हारे साथ ये हो रहा है। वो बोलता है कोई बात नहीं यार, इसमें तुम भी क्या कर सकती हो। तो वो बोलती है सर वेलर मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, पर ये सीक्रेट होगा, ये सिर्फ हमारे बीच में ही रहना चाहिए। वो बोलता है तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो, बताओ। तो फिर वो बताती है कि ना जो हमारी हाई एबेस है ना वो डार्कनेस में चली गई है। ये सुन के वेलर हैरान हो जाता है। वो बोलता है मार्गरेटा अभी तक जिंदा है पर उसको तो अभी मर जाना चाहिए, पिछले टाइम प्लॉट के हिसाब से वो कैसे हो सकता है। फिर उसे याद आता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो तो बिल्कुल अपनी फूक से ही बिल्कुल जो लो रैंक का डीमन किंग होता है ना उसको तक हरा देती है। और ये जो वेलपुर्गा कन्वेंट है जो मिलिट्री फोर्स उसकी मेन ताकत है, वो मुझे किसी भी तरह उसे अब बचाना होगा और अपनी पार्टी में शामिल होना होगा। तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और ये देख के वेलबर्गिस हैरान हो जाती है, चौंक जाती है। वो बोलती है क्या हुआ तुम ऐसे कैसे खड़े हो गए इतनी आसानी से। तो वो बोलता है हाँ ये अभी इसको डार्कनेस में पकड़ लिया है ना, तो चलो जल्दी से चलो, मेरे से बेहतर कौन डार्कनेस को जानता होगा। और फिर वो दोनों फटाफट से चर्च में पहुंचते हैं, वहां वो एंजेला से मिलते हैं। वो वेलबर्गिस बोलती है कि तुम्हें वेलर पे ट्रस्ट करना चाहिए, बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी है और ये डार्कनेस के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है, ये हमारी मदद कर सकता है इस मामले में। तो एंजेला गुस्से से बोलती है तुम जानती हो ये सिचुएशन किस वजह से आई है, क्यों, क्योंकि एक ट्रेटर था हमारे बीच में, उसकी वजह से हम इस सिचुएशन में, और तुम मेरे को कह रही हो कि मैं एक आउटसाइडर पे विश्वास करूं, तो दफा हो जाओ फटाफट इसे यहाँ से लेके। इतने में वेलर बोलता है कि मैंने सुना है कि हाई एबिस काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो एंजेला बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वो बोलता है कम से कम मेरी बात तो सुनो, मैंने 7 डीमन गॉस्पेल जो किताब है ना वो पढ़ी है। एंजेला ये सुन के हैरान हो जाती है। वो बोलती है कैसे कैसे तुमने वो किताब कहाँ से पढ़ ली। तो वो बोलता है कि उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 डीमन किंग्स कैसे सील हो रखे हैं, उनको कैसे हराना है और डार्कनेस को कैसे कमजोर करा जाता है। वो हैरान हो जाती है, बोलती है मेरे को विश्वास नहीं होता, ये ऐसी किताब तुमने कैसे पढ़ ली, उसका नाम लेना भी एक कर्ज के बराबर है। वो बोलता है मेरे पे विश्वास रखो, मुझे पता है कि डार्कनेस को कैसे हराना है। तो एंजेला बोलती है ठीक है, पर ये सीक्रेट तुम अपनी कवर तक साथ लेके जाओगे और अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं ही तुम्हारी यही कवर खोद दूंगी। एंजेला फिर उसे बाकी सिस्टर्स के साथ जहाँ पे हाई एबिस को रखा होता है ना वहां पे एस्कॉर्ट करती है। वहां जाते हुए वेलबर्गिस से पूछता है क्या तुम भी इस जैसी बॉडी बनाना चाहती हो क्या। तो वेलर बोलती है मैं तो बनाना चाहती हूँ पर मेरे अंकल ने साफ साफ मना कर दिया है। वेलर बोलता है शुक्र है यार मना कर दिया। और फिर वो उसके रूम के आगे पहुंचते हैं तो वो बोलती है मैं अभी ये रूम खोल रही हूँ। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलती है एक बहुत ज्यादा ही डिमोनिक एनर्जी आती है। तो वेलबर्गिस से पूछता है तुम ठीक तो ना। वो बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरे पास गॉडेस की ब्लेसिंग है, तुम तो ठीक हो ना। तो वेलर के पास भी सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है। फिर वो अंदर कमरे की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हाई एबिस लेटी होती है। वो सिस्टर उसको इशारा करते हुए कहती है देखो ये हाई एबिस है, हमने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए इनको ठीक करने के लिए, पर अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तो वो उसकी तरफ देखता है, वहां पे एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है, वही होती है मार्गरेटा। तो वेलर उसको देख के बोलता है क्या तुमने इसे किडनैप करा है। वो सिस्टर बोलती है सीरियसली लो, ये अभी जॉब का टाइम नहीं है। जिला वेलर का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है हम तुम्हें कोई भी प्राइस देंगे, बस इन्हें ठीक कर दो हाई एबिस को
वो बोलता है मेरे को पहले सांस तो लेने दो, कम से कम मेरे को नीचे रखो। वो बोलती है मेरे को माफ कर दो। वो बोलता है इनको देख के लगता है इनकी कंडीशन काफी सीरियस है, और क्योंकि ये प्रीस्टेस है तो डार्कनेस इन्हें डबल अमाउंट से कंज्यूम कर रही है, तो हमें फटाफट कुछ करना पड़ेगा। इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो पूछते हैं क्या? वो बोलता है कि हमें कन्वेंट होली रेलिक यूज करना पड़ेगा। एंजेला कहती है तुम्हें क्या वो एंजल का हार्ट चाहिए? वो बोलता है हाँ। तो मैं जो समझ पा रही हूँ, क्या तुम वो जो कर्स है तुम वो अपने ऊपर लेना चाह रहे हो? क्योंकि जो डिवाइन पावर और कर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक साथ नहीं जाते। तो तुम हाई एबिस का कर्स अपने ऊपर लेना चाह रहे हो, और हाई एबिस इस चक्कर में मरना चाहे, तो तुम्हें इसलिए वो एंजल का हार्ट चाहिए। वेलर बोलता है हाँ बिल्कुल यही, क्योंकि ये कर्स जानलेवा है तो मेरे को यही मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं एक मर्सनरी हूँ तो तुम्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ ये काम करने के लिए। एंजेला बोलती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि बेहोश होने से पहले मिस मार्गरेटा ने कहा था कि ये मेरी डार्कनेस है, मेरी जगह कोई खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा भी करा तो मैं पूरे एम्पायर को उलट पुलट करके रख दूंगी। और वैसे भी हम इस कर्स के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, और अगर तुमने इसे ले लिया और तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। तो वल्परगिस भी चिल्ला के बोलती है वेलर एंजेला सही कह रही है, तुम्हें अपनी जान दांव पे नहीं लगानी चाहिए। तो वो कहता है लेडी वेलपरगिस तुम ज्यादा टेंशन मत लो, और वो एंजेला की तरफ देख के कहता है तुम भी जानते हो मैं तुम्हारा बेस्ट बेट हूँ इस कंडीशन के लिए, तो मान जाओ। तो एंजेला भी कहती है मेरे को मार्गरीटा को संभालना पड़ेगा जब वो होश में आएगी, और वो फिर हाँ कर देती है। एंजेला उसे हार्ट ऑफ एंजल पकड़ा देती है, जो कि एक अंगूठी होती है। वो अंगूठी पहनते हुए वेलर सोचता है कि मुझे मार्गरीटा को किसी भी तरह अपना एलाय बनाना पड़ेगा। वल्परगिस उसे आखिरी बार रोकने की कोशिश करती है, पर एंजेला उसे रोक देती है। वो बोलती है ये मर्द है, इसका डिसीजन है, इसको करने दो, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं ये क्या करता है। तो वेलर अपना हाथ मार्गरीटा के सर पे रखता है और मंत्र वंत्र पढ़ने चालू करता है मैजिक के लिए, और फिर वो एक देखता है वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। ये डार्कनेस की रिलेम होता है और वहां पे बिल्कुल ही अंधेरा होता है। तभी उसको आवाज आती है कि मेरे को उठाने की किसने कोशिश करी? तो वो चिल्ला के बोलता है मेरा नाम है वेलोसिड वेलर, मैं यहाँ पे मार्गरीटा का कर्स हटाने के लिए आया हूँ और उसकी जान बचाने के लिए आया हूँ। वो आवाज आती है, वो बोलती है दफा हो जा यहाँ से मेरी नजरों के आगे से तुच्छ प्राणी। तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मार्गरीटा का कर्स मेरे पे ट्रांसफर नहीं करते। वो बोलता है तू उस लायक नहीं है और यहाँ से निकल जा, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। तो वो बोलता है मैंने 7 डीमन गॉस्पेल जो बुक है ना वो पढ़ी है, तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी चड्डी का कलर तक भी एक्सपोज कर दूं ना, तो चुपचाप मेरे को वो कर्स ट्रांसफर कर दो। तो वो गुस्सा हो जाता है और वो फिर उसको अपना कर्स ट्रांसफर कर देता है, और वो उसको पावर ऑफ डार्कनेस भी दे देता है, जिससे उसकी सारी एचपी वगैरह एमपी वगैरह बढ़ जाती है। वो बोलता है तुम मेरे को मारना चाह रहे हो क्या इतनी सारी पावर देके? वो बोलता है अगर तू ये भी नहीं संभाल सकता तो दफा हो जा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं एमसी अपने बेड पे उठता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है, बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ हाँ, और मेरी पावर भी बढ़ गई है। और इतने में दरवाजे पे नॉक होता है, तो देखता है कि वल्परगिस आ गई है, और वो उसको देख के इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए डर गई थी। वो बताती है कि जैसे ही रिचुअल खत्म हुआ तो तुम बेहोश हो गए थे, तो मैं तुम्हें अपने क्वार्टर में ले आई थी तुम्हें आराम करने के लिए। वो उसे थैंक यू बोलता है। वो बोलती है कि आगे से ऐसी रेकलेसनेस मत दिखाना, मेरे को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो वो उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। इतने में बाहर से बहुत जोर की आवाज आ जाती है, जैसे कि किसी ने पेड़ उखाड़ के फेंका हो। तो दोनों डर के मारे फटाफट बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वो एंजेला वहां खड़ी होती है बाकी सिस्टर्स के साथ, और इतने में पीछे से वेलर को आवाज आती है कि मेरे सेवियर तुम जाग गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो बोलती है कि मैं इस वल्पुर्गा कॉन्वेंट की हाई एबेस हूँ मार्गरीटा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। सायोनारा दोस्तों, बाय बाय। और मैं कुछ वीडियो के रिकमेंडेशन डाल दूंगा, उनको भी जरूर देख लीजिएगा प्लीज।